किसका? चलो ठीक है, अब आ रही होगी बात। तो देखो मैं कहाँ बता रहा था, देखो अल्टरनेटिंग करंट में का जो डायरेक्ट लिंक है वो तुम्हारे EMI से है। देखो कैसे, अगर तुम्हें याद होगा ऐसे कुछ एग्जांपल कराया था, कराया था ना। अब देख लो भाई एक बार आवाज दे, तो फिर मेरे को पता चला दोबारा पूरा बोलना पड़ेगा। मतलब सब मतलब मोबाइल से खत्म हो चुके हो क्या? अब ठीक है ना, आवाज आ रहा है? चलो ठीक है। तो याद होगा कि फ्लक्स हम बी डॉट बी, अच्छा ये मैं ये बताता, मान लो पहले रिंग ऐसे रखी हुई है, सपोज दैट तुम्हारा मन क्या ऐसे करके रखा है, तो पहले बताओ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 या 180? इट्स अपॉन यू। अब एरिया वेक्टर अगर अंदर ले लेंगे तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 0। अगर एरिया वेक्टर आप बाहर की ओर ले लोगे तो दोनों के बीच का एंगल 180। अच्छा अब मान लो तुमने क्या किया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और इस समय को t इक्वल्स टू 0 मान लिया, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? कुछ जो आपने माना होगा θ1 या थीटा कुछ होगा या फाई होगा। अब अच्छा एक बात बताओ, t इक्वल्स टू t पे ये रिंग कितना घूम गया होगा? ओमेगा टी। तो बताओ इन दोनों के बीच में अब अगर तुम सोचो तो एरिया वेक्टर ऐसे था, तो ओमेगा टी एरिया वेक्टर भी घूम गया। अगर ये घूमा तो ओमेगा टी एरिया वेक्टर भी घूम गया ना। बी वेक्टर कहीं पे घूमा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि किसी अगर आप t इक्वल्स टू 0 पे बी और ए वेक्टर के बीच का एंगल अगर मान लो कि वो फाई मानते हो या फाई की वैल्यू 0 मान लेते हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं किसी t इक्वल्स टू t पे जो फ्लक्स होगा वो बी नॉट ए इंटू कॉस ओमेगा टी होगा, प्लस हम फाई लिख देते हैं वेयर फाई इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई? अच्छा अगर आपको फ्लक्स पता चला, क्या ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि आप इसको घुमा रहे, तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल भी आपका चेंज होगा। अच्छा इसी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, माइनस साइन लगा दे, तो वो आपको क्या पता था? लेंज़ लॉ से ईएमएफ की वैल्यू। तो ईएमएफ की वैल्यू अगर तुम ध्यान से देखो, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होगा इस लूप में, वो हो जाएगा बी नॉट ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। होगा कि नहीं होगा ये? अच्छा अब मान लो, अब देखो मैंने यहाँ पे लूप सर्कुलर लूप बना दिया, हो सकता था कोई भी लूप बनाता। अब देखो रियलिटी में होता क्या है कि दो बड़ी बड़ी मैग्नेट्स होती हैं, उनके बीच में क्या होता है कि इस तरीके से मान लो कि बहुत लंबी लंबी कॉइल्स इस तरीके से लपेट दी, जिसमें मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने टर्न्स है? n नंबर ऑफ टर्न्स है। अब इसको किसी तरीके से हम लोग घुमाते हैं टरबाइन के हेल्प से। टरबाइन रहता है, उसको मान लो उस पर पानी गिराए, पानी जैसे ही गिरता है तो वो घूमने लगता है, और उस टरबाइन से लिंक रहता है ये आपका, इसको क्या बोलोगे, लूप लगा, लूप आपका अटैच रहता है। तो अगर टरबाइन घूमता है तो ये लूप भी घूमने लगता है। तो मतलब कुछ इसी तरह की चीज हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर ओमेगा से ये घूमेगा तो सिंपल सी बात इसी तरीके से फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो सिंपल सी बात है ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं लूप में करंट आएगा। अगर वो क्लोज लूप है तो, याद है कि नहीं याद है कि अगर किसी क्लोज लूप के थ्रू फ्लक्स में चेंज आता है तो सिंपल सी बात है वहां पे ईएमएफ जनरेट होता है और वहां पे करंट आएगा। अगर क्लोज लूप नहीं है तो ईएमएफ जनरेट तो हो जाएगा लेकिन आपका करंट नहीं आएगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए एक क्लोज लूप चाहिए। ठीक है। अच्छा ये अगर इसको मैं ऐसे करूं कि सपोज करूं कि यहाँ पे एक लूप नहीं है, एल लूप है, तो क्या मैं इसके आगे एक एन लगा दूं? अरे यही तो होगा, एक का फ्लक्स चेंज इतना है तो एन का इतना हो जाएगा, तो क्या इसमें ईएमएफ चेंज इतना हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर दो। इसी को हम लोग बोल देते हैं ई नॉट। क्या बोल देते हैं? ई नॉट। मतलब आपका जो ईएमएफ होता है वो वेरिएबल हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव समझ में आया? ये डिपेंड करेगा टी इक्वल्स टू 0 पे आपका एंगल बिटवीन बी और एरिया वेक्टर कितना है। ये बात समझ में आई? अबे बी और एक एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो इसको थोड़ा सा पहले, सबसे पहले लिखो अल्टरनेटिंग करंट, उसमें लिखना, सबसे पहले उसमें लिखना द करंट विच अल्टर्स इट्स डायरेक्शन विथ टाइम, which alters its direction with time is called alternating current. The current which alters its direction with time is called alternating current. अब इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेना, जैसे इसको कुछ टाइप्स में बता दे रहा हूं। जैसे ये हो गया, पहला टाइप कौन सा हो गया, ये I वर्सेस T ग्राफ बना है तो कुछ ऐसे आ जाए,
आई वर्सेस टी ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसे आ जाए। इस तरह का ग्राफ आया था, अगर याद होगा तो ऐसा आया था। अरे आया था कि नहीं आया था? ऐसे घुमा रहे थे लूप को, याद करना, हाफ सर्कल को घुमा रहे थे, याद है? ऐसा कुछ एग्जांपल कराया था, इसको ओमेगा से घुमा रहे थे, ऐसे ही आया था करंट का। ठीक है, ये हो गया आपका आई वर्सेस। तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अच्छा, आई नेगेटिव का क्या मतलब होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था, अगर डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे हो गई। अरे आई नेगेटिव का मतलब यही तो होता है, डायरेक्शन बस उसकी उल्टी हो गई होगी। तो ये दो एग्जांपल लिख लो। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स मैंने आपको कराए थे, उसके बाद लिख लेना जनरेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ एसी। प्रोडक्शन ऑफ एसी में फिर ये वाला एग्जांपल लिखना, एक लूप है, इसमें एन लूप है, इसको ओमेगा, इसमें एन टर्न्स है, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है। मान लिया टी इज इक्वल टू 0 पे बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 दे रखा है। तो फ्लक्स हमने ये लिखा फाई, या फाई लिख लेना, फाई की वैल्यू बाद में, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो फाई दे रखा है। प्रोडक्शन ऑफ एसी, प्रोडक्शन ऑफ एसी, तो उसमें पहले लिखना, पहले ये वाला लूप बना लेना अच्छे से, उसमें देख लेना अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है इस लूप में, टी इज इक्वल टू 0 पे बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल फाई दे रखा है। उसके बाद फाई, अच्छा फाई हो गया भाई, चलो थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लो, एंगल बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 पे एंगल थीटा है, तो फाई की वैल्यू हमने इतना ले लिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूं टी इज इक्वल टू टी पे, टी इज इक्वल टू टी पे, एट टी इज इक्वल टू टी पे एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा थीटा प्लस ओमेगा टी, यही होगा ना? अरे ओमेगा टी घूम गया होगा, पहले थीटा एंगल था, अब ओमेगा टी और घूम गया होगा, तो एंगल बिटवीन कितना हो जाएगा? इतना। तो वही चीज मैंने लिखा, फ्लक्स को लिखा है एन बी नॉट ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का। अच्छा, एन से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये समझ में आया? ठीक है, तो हाँ, अबे यहाँ पे एन लूप है, एक के कारण फ्लक्स इतना होता है, एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो सबके कारण पता चल गया, ईएमएफ की वैल्यू इतनी आ गई। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ईएमएफ की वैल्यू आ गई। अब माइनस माइनस को छोड़ो अभी, लेकिन ये समझ में आया मैग्नीट्यूड वाइज, ये समझ में आया। ईएमएफ अगर आपका इतना आ चुका है तो ये बताइए, ठीक है, तो करंट बता सकते हैं क्या? वो भी एक साइन का फंक्शन ही होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होगा। ये बात समझ में आए, प्रोडक्शन ऑफ ये किस तरीके से किया जाता है। अच्छा ठीक है, ओके। अब देखो, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल समझे थे, याद करो। उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, याद करो, तुम्हें याद होगा तो, कि हमने बहुत सारी चीजें की थी वहां पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में दिखाते हैं। देखो, ईएमएफ आपका वेरिएबल फॉर्म में अगर ऐसे करके लिखा रहेगा तो ये देखिएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी दिखा रहेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ई नॉट क्या है? वही जो सारी वैल्यूज थी वो ई नॉट है। अच्छा, करंट की वैल्यू कई जगह आपको ऐसे दिखेगी, साइन ऑफ, सोच लो फाई, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? अबे एसएचएम में पढ़ा था भाई, फेज, किसको क्या बोलते हैं? फेज। और ये फाई क्या है? फेज कांस्टेंट इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन टी इज इक्वल्स टू 0 पे। देख लेना, फाई जो है ये डिपेंड करता है टी इज इक्वल्स टू 0 पे बी एंड ए वेक्टर के बीच में एंगल आपने कितना माना है, बी और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल था, वही तो फाई होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट। जो आप लोगों के घर में सप्लाई आता है असल में इसी रूप में होता है। तो देखो, अगर ध्यान से देखो, अच्छा ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, याद होगा इसको, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये ओमेगा क्या है? असल में तुम देखो तो जिस ओमेगा के साथ आप लूप को घुमा रहे हो उसी चीज, वही तो चीज है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो ओमेगा असल में क्या है? जिस ओमेगा के साथ आप लूप को घुमा रहे हो ये तो वही चीज है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये ओमेगा देख के आपको समझ में आना चाहिए। एसी में कभी भी अगर ओमेगा देखो तो क्या समझ में आएगा? उस लूप को उस एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे होंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एसएचएम की फील दे रहा होगा। अरे दे रहा है कि नहीं दे रहा? चलो, एसएचएम का अच्छा खासा यूज आने वाला है, कुल मिला के ये मानो। अच्छा, अब हेडिंग डालो एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। अब हेडिंग डालो एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। अब हेडिंग डालो एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू।
अच्छा, इसको हम लोग कई बार बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्यों बोलते हैं? अबे देखो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा की 1 या -1, तो ये 1 होगा तो सिंपल सी बात है पीक वैल्यू तो E0 ही होगा ना। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। वे 0 भी तो होगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये क्या होगा? E0 से लेके आपका -E0, मैग्नीट्यूड वाइज अगर E0 बोलो और -E0 देखो तो वो क्या है? डायरेक्शन वाइज उल्टा बस हो जाता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 0 से लेके E0 तक फ्लक्चुएट करेगी इसकी वैल्यू। हमारे घर में जो एसी सप्लाई आता है उसमें ओमेगा की वैल्यू इस तरीके से समझो, ओमेगा को तुम इस तरीके से लिख सकते हो 2πf, वेयर f इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होगा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या समझते हो? एक सेकंड में कितना चक्कर, कितनी बार घूम गया, यही तो मतलब हुआ। अरे मान लो तुम्हारी लूप ऐसे से घूम रही है, एक सेकंड में कितनी बार घूम गया, तो वो हो गया आपका f। अच्छा, ओमेगा क्या बताया था? एक सेकंड में कितना एंगल घूम गया। समझ रहे हो मेरी बात को? एक सेकंड में कितना एंगल घूम गया, उस तरीके से आप समझ सकते हो। अच्छा, अब ये समझो हमारी जो f की वैल्यू होती है वो हमारे इंडियन सिस्टम में 50 हर्ट्ज होती है। मतलब समझ रहे हो, एक सेकंड में हमारा लूप 50 बार घूम जाता है। हमने जो भी लूप लिया होगा टरबाइन में, वो एक सेकंड में 50 बार घूमता है। किसी और कंट्री का, जैसे अगर यूएसए में जाओगे 40 होता है उसका कुछ, तो सारी चीजें अलग अलग होती है, वो अलग बात है, ठीक है। कहीं पे कुछ और होता है, इंडिया में 50 होता है ना, 50 होता है। चलो, ये समझ में ओमेगा क्या होता है, एफ क्या होता है, सारी चीजें। ये एफ है असल में, इसके बारे में हम लोग रहता है 50 हर्ट्ज। समझ रहे हो मेरी बात को? इंडिया के लिए एफ की वैल्यू कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। तो ये जरूर रिलेशन लिख लेना, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, और इंडिया में जो एफ की वैल्यू होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। यानी आप ओमेगा की वैल्यू आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा कितना? 100 पाई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फील आ रहा है क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? समझ में आ रहा है? चलो ठीक। हम लोग बात करेंगे एवरेज वैल्यू, क्योंकि देखो एवरेज पूरा का पूरा खेल इसी पे है। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, याद करो तुम्हें केटीजे में मैंने बताया था कुछ। मिटा दे इसको, अरे मिटा दे, चलो ठीक। चलो ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें एवरेज वैल्यू, मान लो कोई एक फंक्शन है जो टी का है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ टी है। अगर मुझे कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका एवरेज वैल्यू लेना है, तो मैं अगर समझो y का एवरेज वैल्यू लिखता हूं तो उसको कैसे लिखता हूं? याद करो, तुम्हें मैंने केटीजी में बताया था, इसको ऐसे करते हैं। अब तुम्हें पता करना पड़ेगा कौन से इंटरवल के लिए आप एवरेज लेना चाहते हो, ये भी तो डिपेंड करेगा ना। भले फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, किसी एक इंटरवल के लिए तो आपको एवरेज लेना पड़ेगा। तो सपोज करो मैं 0 से t के लिए लेना चाहता हूं, तो 0 से t तक के लिए लिख लो। ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम एवरेज की वैल्यू। अच्छा, ये जो सिंबल होता है ये एवरेज का होता है, ये याद रखिएगा, ऐसे करके जो लिखते हैं ये एवरेज का सिंबल ही होता है। तो एवरेज किस तरीके से निकालते हैं? फंक्शन पता होगा उसको t के रिस्पेक्ट में जिस टाइम इंटरवल के लिए आपको एवरेज निकालना है उसको इंटीग्रेट कीजिए, अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए। समझ रहे मेरी बात को? तो ये एवरेज लेने का तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, आरएमएस वैल्यू, अच्छा इसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो, आपका करंट की वैल्यू दे रखा है, सुनो करंट की वैल्यू दे रखा है। चलो सपोज करो I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। फाइंड आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, फाइंड आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, फाइंड आई एवरेज फॉर फुल साइकिल। करो, जैसे बोले करने के लिए वैसे करो, और रटना नहीं है। अबे ये फॉर्मूला याद है ना, ये दे रखा है ना, इसको डिफरेंशिएट करो। अच्छा, फॉर वन साइकिल का मतलब क्या हुआ? अगर तुम करंट और टाइम का ग्राफ बनाओ, सुनो मेरी बात को, करंट और टाइम का ग्राफ बनाओ तो कुछ वो ऐसे बनेगा, क्या ऐसे बनेगा। तो एक साइकिल कितना हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक, यही तो एक साइकिल हो गया। तो यहां से यहां तक में टाइम कितना हो जाएगा? 2π/ω। एक साइकिल का मतलब क्या है कि फिर से वो चीज रिपीट कब होने लगे, वही तो मतलब एक साइकिल का मतलब होता है ना। तो इस टाइम के बाद फिर से ये रिपीट होने लगेगा। अरे समझो ना,
जैसे टी की वैल्यू देखो ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा होगा, तो फिर से ये 0 हो जाएगा। समझना मेरी बात को? तो पूरे साइकिल में, अच्छा ये कितना होगा, पाई बाई ओमेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अबे ठीक है ना, मतलब मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दे रहा हूं। ठीक है, निकालिए इसको। एक साइकिल का मतलब टाइम की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक पुट करना है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लिखा नहीं रहेगा 2 पाई बाई ओमेगा तक करो। तो टी की वैल्यू क्या करोगे, 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा निकालो, कितना आया? अगर कॉपी में नहीं लिखा हुआ होगा बेटा, पक्का 0? चलिए 0 सही है। तो एक साइकिल के लिए हम ऐसे करके लिख रहे हैं, फुल साइकिल 0 होगा। कितना हो गया? चलिए आई एवरेज की वैल्यू हाफ साइकिल के लिए निकालिए, निकालो। हाफ साइकिल का मतलब टाइम कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई बाई ओमेगा तक। निकाल। अरे भाई किस कौन एग्जाम एनडीए अभ्यास कर दे के गया था, मतलब के क्वेश्चंस कर करके गए थे? किसी को ये भी नहीं पता एनडीए अभ्यास क्या था? हाँ? उसके क्वेश्चंस टफ थे, बहुत अच्छे। तुम्हारी आदत है, जो बोलेंगे तो करोगे नहीं। चलो ठीक है, ये हाफ साइकिल के लिए कितना है? 2i बाई, ये कितने लोगों का है? हाँ भाई आई नॉट भाई, चलो ठीक है। वो तो बैठा रहता है कि साला कुछ बोले उसको उंगली करे। टू आई नॉट बाई पाई। अबे नहीं आता इंटीग्रेशन क्या भाई? यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ से भी पाई बाई ओमेगा पुट करो, आंसर आ जाएगा। हाँ, हमसे पूरा का पूरा मैथ करवाओगे, गलती हो गया फिर वो करोगे फिर। हमें रटा हुआ है, सिंपल सी बात है, मैं रटा हुआ है। वैसे मेरे नोट्स में ही लिखा हुआ है, देखो मैंने किया था बहुत पहले, जब हमें करवाया गया था तो मैंने किया था। हाँ, हमें लिखा हुआ नहीं है 2 आई बाई पाई, किए थे हम, तुम्हारे तरह गधे तो नहीं। आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, ये कैसे निकालोगे? 0 से लेके पाई बाई ओमेगा, यहाँ आई नॉट निकाल दिया, साइन ओमेगा टी डी टी बाई पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा टी इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा बाहर आ जाएगा। अरे ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे हो गया ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, मतलब आई नॉट बाई पाई तो पहले आ चुका है। अब इसको ध्यान से देखो तो इसको पुट करेंगे, साइन ऑफ माइनस कॉस ओमेगा पाई बाई ओमेगा और माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, यही होगा ना? तो ये -1 हो गया। अरे ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, कोस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 माइनस, और ये 1 -1 और ये माइनस लगा हुआ है तो 2, तो यानी हो गया ये आपका 2 आई नॉट बाई पाई। सही तो आ गया? ठीक है, चलो ठीक है। और अब लिखो आरएमएस वैल्यू। याद होगा आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू क्या होता है? पहले आरएमएस, पहले आरएमएस स्क्वायर करो,
फिर मीन लो, फिर रूट ले लो। तो सबसे पहले क्या करें, देखो अगर मैं इसको देखूं आरएमएस वैल्यू को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आरएमएस वैल्यू देखो इसको ऐसे करते हैं, अगर आरएमएस वैल्यू लिखना है तो उसको आरएमएस से ही दिखाते हैं। चलो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, आई स्क्वायर डी टी, अगर आई का निकालना हो, जैसे सपोज करो तुम्हें ऐसा करते हैं कि एफ के रिस्पेक्ट में ही दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर तुमको कोई भी एक फंक्शन है, सपोज करो y इज इक्वल्स टू एज अ फंक्शन ऑफ t, अगर y की आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर उतने टाइम से डिवाइड दे देंगे, फिर इसका रूट ले लेंगे। स्क्वायर फिर मीन ले लिया, फिर रूट, स्क्वायर मीन फिर रूट, स्क्वायर मीन फिर रूट। इस मीन तो तुम्हें पहले ही पता है, इस तरीके से करते थे, पहले उस फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, फिर मीन तो इसी तरीके से निकालते थे, फिर उसका रूट ले लिया, दैट इज आरएमएस वैल्यू। ओके, आरएमएस वैल्यू ये हो गई। अच्छा, अगर तुम आई का आरएमएस वैल्यू अब लिखो कि आई की आरएमएस वैल्यू, आई इज इक्वल टू दे रखा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, इसका आपको आई आरएमएस बताना है फुल साइकिल के लिए। निकालो इसका, अब कई गधे ने रट के रखे थे, बोला साला 30 दे दिया। वैसे मैं मूड में नहीं था ये सब आरएमएस पढ़ाऊं, लेकिन फिर सोचा चलो कोई ठिकाना नहीं है, तुमसे क्वेश्चन से पूछ दिया जाए आधे गधेरे, तो ऐसे ही इंटीग्रेशन के नाम से खौफ खाते हैं, कम से कम तुम रट लो, वही तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। जिसका हाफ साइकिल के फुल साइकिल के लिए हो गया वो हाफ साइकिल का निकालिएगा, और जिसका हाफ साइकिल के लिए हो जाएगा फिर वो क्वार्टर साइकिल के लिए निकालिएगा। चलिए काम बहुत है, स्टार्ट रहिए। फुल साइकिल का मतलब लिखे 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा, हाफ साइकिल का मतलब 0 से पाई बाई ओमेगा, और फिर उसका और आधा कर दो तो क्वार्टर साइकिल हो गया। अच्छा, अगर एवरेज वैल्यू आपको बोला जाए क्वार्टर साइकिल के लिए निकालिए, वही फंक्शन आई नॉट साइन ओमेगा टी, कितना आएगा, वही आएगा, करके देखना 2i बाई पाई ही आएगा। अगर फुल हाफ साइकिल के लिए निकालो या क्वार्टर साइकिल के लिए निकालो, वही चीज आएगा, बस फील से। करके देख लेना, मैं क्या बोला याद करो, पिछला क्वेश्चन करवाया था हाफ साइकिल के लिए, उसको क्वार्टर साइकिल के लिए निकाल के देखना, वही आंसर आएगा 2i बाई पाई, 2i नॉट बाई पाई। अब इसका मतलब लास्ट में तुम्हें आंसर भी बताऊंगा मैं कैसे करके सोच पा रहा हूं, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व पढ़े हो गया क्या, ये एफ टी डी टी कुछ एरिया टाइप की चीज है, और नीचे टोटल एक्स एक्सिस है, तो सोचना अगर तुम उसको डबल किए हो तो एरिया भी डबल हो गया, टाइम भी डबल हो गया, तो 2 का फैक्टर कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा। कुछ नहीं समझा, चलो तुम रहने दो। अरे इसके लिए भी आई आर एम एस की वैल्यू यही आएगी, देखो आई आर एम एस इसके लिए भी यही आएगी, आई नॉट बाई रूट 2, बस तुम्हें मूर्ख बनाया था, ये एंगल उंगल डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किए ही नहीं है सर। फिर देखो ये तो हो गया फुल साइकिल के लिए, फिर आई आर एम एस निकालोगे, सुन लो हाफ साइकिल के लिए, ये भी आएगा आई नॉट बाई रूट 2, फिर उसके बाद आई आर एम एस निकालोगे क्वार्टर साइकिल के लिए, ये आएगा आई नॉट बाई रूट 2, सब के लिए वही। अब क्वार्टर से कम कर दोगे तो फिर अलग आ जाएगा, ये मत सोचना उसके बाद कुछ आधा कर देगा, नहीं, क्वार्टर तक सही है, उसके बाद फिर अलग आएगा।
ये समझ में आया? अरे ये बना कि नहीं बना, पहले ये बताओ। आई नॉट बाई रूट टू किसका किसका आया है? अभी देखिए, अगर नहीं बना होगा तो फेंक देंगे उठा के, ठीक है? ठीक तो लग रहा है, बाकी तो बस क्षतिपूर्ति की हो। ये समझ में आया? फुल साइकिल, हाफ साइकिल, क्वार्टर साइकिल, तीनों के लिए यही आएगा, कुल मिला के आंसर है। अच्छा, यहाँ 30 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा। अच्छा अब सुनो, अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, लिख लो भाई, घर में जाके कर लेना। कोई फिजिक्स तुम्हें नहीं बताया हूँ, मैथ ही है ये पूरा का पूरा। मैथ है क्या नहीं भाई? चलो ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया है ना तुम लोगों का? डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया है ना? हाँ चलो, फिर फालतू का हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। देखो मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, सुनो। अगर तुम आई एवरेज की वैल्यू देखो, सुन लो, एक बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, सुन लो। अगर तुम फुल साइकिल को लो तो आई एवरेज क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, आई डी टी अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन। आई डी टी क्या है? आई डी टी एरिया अंडर द कर्व, ये प्लस में एरिया और ये नेगेटिव में एरिया, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, करे कि नहीं करे? अच्छा, अब तुम इसका स्क्वायर लोगे, सुनना मेरी बात को, अगर तुम हाफ साइकिल के लिए लोगे तो क्या इसको कैंसिल आउट कर पाएगा ये वाला? अरे नहीं कर पाएगा ना, सिंपल सी बात। तो बताओ फिर क्या करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका हमने वैल्यू निकाला 2i0/5। अच्छा अब आधा कर दोगे, सुनना, अब आधा कर दोगे, एरिया भी आधा हो गया और आपका टाइम भी आधा हो गया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी तरीके से आई स्क्वायर आरएमएस के बारे में सोचो, अगर तुम इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये वाली लूप ऊपर आ जाए, मतलब ये वाली लूप अब ऐसे करके तुमको दिखेगी। समझ में आ रहा है? अब तुम इसका फुल साइकिल के लिए लो या एक साइकिल के लिए लो, बात एक ही पड़ेगा, क्योंकि जब तुमने पूरे टाइम के लिया तो एरिया भी डबल हो गया और टाइम भी डबल हो गया, तो दोनों का तो डिवीजन ही तो है भाई। ऊपर क्या है? टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम, अरे यही तो है। तो एरिया को 2 टाइम्स किया तो टाइम भी तो 2 टाइम्स हो गया, तो दोनों पे 2 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अब अगर एक साइकिल के लिए बात करोगे तो वही तो बात है, एरिया बाय टाइम आएगा। फिर आधे के लिए बात करोगे तो ये एरिया भी आधा हो गया और टाइम भी तो फिर आधा हो गया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? समझ में आया? ऐसे समझ में आया? असल में वो क्या लिखा हुआ वो आपको फील आना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे जो IRMS में बता रहा हूँ, पहले मैंने ग्राफ को कन्वर्ट किया, उसके बाद, क्योंकि याद होगा कि साइन थीटा का ग्राफ और साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कुछ अलग होता है, सारे लूप ऊपर चले आते हैं, याद होगा तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ऊपर जो चीज लिखा हुआ है उस फंक्शन का एरिया अपॉन टोटल टाइम लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलिए, तो इसमें जो समझ में आए लिख लेना अपने हिसाब से। ये आसान तरीका होता है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का। समझ रहे हो? एक साइकिल के लिए बोले, 2 साइकिल के लिए बोले, 3 साइकिल के लिए बोले, 4 साइकिल के लिए बोले, सबके लिए एवरेज वैल्यू वही आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू वही आएगी। समझ रहे हो? अबे बोल दे 10 साइकिल के लिए बताओ आरएमएस वैल्यू, वही आएगा क्या? जो एक साइकिल का होगा 10 साइकिल का वही आएगा। समझ रहे हो? ठीक, अरे ठीक है, चलो अब एडिंग डालो। अब सुनना एक बात, अब होता क्या है, सुन लो। अभी इसी तरीके से तुम्हें ना सीट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो एक बार कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आज जाके ऐसे के जितने भी क्वेश्चंस है एवरेज वाले, आरएमएस वाले, सारे कर लेना। लेकिन एक बात याद रखना, आई आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है? अगर साइन का फंक्शन दे रखा है तो I0/1/√2। अच्छा, आई आरएमएस को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, सुन लो, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू आई आरएमएस का स्क्वायर।
यही तो है असल में, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू यही तो आरएमएस है, अगर तुम लॉजिकली सोचो यही तो है। अरे आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू ले लो, उसका फिर अंडर रूट कर दो, दैट इज आई आरएमएस। तो आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू इज नथिंग एल्स आई आरएमएस का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? आई आरएमएस है, सुनो आई आरएमएस को क्या लिखोगे? ठीक है, ये असल में क्या है, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू तो है भाई, आई और इसका अंडर रूट ले लो, सॉरी आई एवरेज यही तो होगा। अरे आई आरएमएस यही होगा, ये असल में क्या है, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। तो वही बात तो लिखा था, आई आरएमएस का स्क्वायर इज आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। गजब कर रहे हो भाई। अरे मेरा ये कहने का मतलब आई है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, पहले आई का स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर इसका एवरेज ले लो, वही तो बात बता रहा हूँ ना। यही आएगा, चलिए कोई बात नहीं। अबे बोले नहीं यही आएगा। अगर ये इससे इतना समझ में आया, ये क्या है असल में, आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू और ये इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू। चलो ठीक है, रन दो। चलिए हेडिंग डालिए एसी सर्किट्स, हेडिंग डालिए एसी सर्किट्स, जिसको लिखना होगा लिख लीजिएगा, बाद में जाके डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि अगर किसी एसी सोर्स के अक्रॉस अगर आप नॉर्मल सा एमीटर डाल दो तो उसकी निडल डिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? मान लो आप लोग जो एमीटर यूज करते थे डीसी सोर्स में यूज करते थे, याद होगा आप लोगों को डीसी सोर्स में, अगर हम एसी सोर्स में लगा दे तो क्या होगा उसके निडल के साथ? क्यों नहीं होगा? एक तरीके से सोचो तो करंट इतनी ज्यादा चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली कि वो अपने इनर्शिया के कारण, असल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो होगी लूप में। असल में देखो तो जो तुम्हारा एम्पियर है या गैल्वेनोमीटर, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि किसी लूप के थ्रू अगर करंट फ्लो होगा तो उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेकिन करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा स्पीड में चेंज हो रही है। तो असल में फोर्स अगर किसी पॉइंट पे लग रही है तो उसके साथ साथ टाइम भी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक ये बोलो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इंपल्सिव नेचर का होता है, ऐसा कुछ तो होता नहीं कि लगा बस फटाक से इसको मोड़ दिया, इस टाइप की तो फोर्स नहीं होती है। अब एक तरीके से बोल सकते हो ड्यू टू इनर्शिया, जो आपका जो कॉइल जो है वो मूव ही नहीं करेगा। ड्यू टू इनर्शिया जो हमारी कॉइल है वो तो मूव ही नहीं करेगी। अगर मूव ही नहीं करेगी या डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो हमारी निडल भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये बात आप करके देख सकते हो कि जो हमारा नॉर्मल एमीटर है, अगर हम उसको एसी सोर्स के अक्रॉस लगाते हैं, उसके थ्रू अगर हम वैल्यू मापने की कोशिश करते हैं तो हमारी निडल डिफ्लेक्ट नहीं होती। कि उसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू इनर्शिया। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, एससीबी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, हॉट वायर एमीटर। क्या होता है? हॉट वायर एमीटर। तो उसका हम लोग किसका यूज करते हैं? हॉट वायर एमीटर। तो एक बार उसके बारे में रीडिंग करके आइएगा। हॉट वायर लिख लो, हॉट वायर एमीटर एफसीबी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक बार थ्योरी पढ़ के आना, कल अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो कल मुझे याद दिला देना कि सर हॉट वायर एमीटर के बारे में एक बार आप बता दीजिए। समझ रहे हो? ठीक, तो एक बार पढ़ के आइएगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं एसी सर्किट्स के बारे में। कल ऐसे हमको आज ये बताना था, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम एक बार जाके देखो हॉट वायर एमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब सारी चीजें आप लोग एक बार जाके देखिए। उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। अब देखो, सपोज करो, देखो पहले हम लोग 4-5 सर्किट से हम लोगों ने अभी तक 3 चीजें पढ़ी है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। अब तीनों का बिहेवियर क्या होगा ये चीज हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं एसी सर्किट में, उस हिसाब से सारी चीजों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर आगे। अब जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक
एसी सोर्स के थ्रू हम अगर करंट दे रहे, सपोज करो एसी सोर्स लगा दिया जिसका ईएमएफ देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, समझना पड़ेगा कि यहाँ 5 हो भी सकता था नहीं भी हो सकता, ये आपके t इक्वल्स टू 0 पे डिपेंड करेगा। अच्छा अब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R, बता इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, सोच के बता। और मुझे करंट की वैल्यू तो चाहिए कितना, क्यों, वाई, देखो इसका लॉजिक इस तरीके से है, किसी पर्टिकुलर टाइम को फिक्स कर लीजिए, t इक्वल्स टू टी पे चले जाइए, तो क्या ये एक तरीके से डीसी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, अबे करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो उस समय इसमें करंट कितनी होगी, E बाई आर, यही तो होगी। तो इसका मतलब क्या है, किसी t इक्वल्स टू टी की अगर हम बात करें तो ये एक बैटरी बन चुका है जिसकी वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब वो t कोई भी हो सकता है t 0 हो, 1 हो, 2 हो, 2 पाई बाई ओमेगा हो, उस हिसाब से ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा इसमें करंट कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू आप सिंपली आप कर सकते हो ना, E बाई आर दैट इज ई नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, यही तो होगा। मतलब करंट जो होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू वेरिएबल तो होगा लेकिन करंट की वैल्यू ये होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने कैसे करके इसको फील से किया, किसी t इक्वल्स टू टी पे चले जाओ, किसी t इक्वल्स टू टी पे ये जो वेरिएबल ईएमएफ सोर्स है जिसको हम लोग एसी सोर्स बोल रहे हैं, वो उसकी ईएमएफ कितनी हो जाएगी, इतनी, मतलब हम मान सकते हैं ये कि इतनी बैटरी, इस इतनी ईएमएफ की बैटरी है, अगर इतनी ईएमएफ की बैटरी है तो ऑब्वियस सी बात है करंट की वैल्यू E बाई आर होती है, तो यहाँ से आप I की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो। अच्छा या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर, ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अच्छा क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, I एज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू, अच्छा क्या इसके क्रॉस जो पूरा का पूरा ईएमएफ है ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के क्रॉस भी आ चुका है, यही तो होगा। मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो असल में ये जो हम लोग वेरिएबल ईएमएफ सोर्स लगा रहे हैं वो उसी के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, कनेक्टिंग वायर्स का तो हम जीरो मान रहे हैं, कनेक्टिंग वायर्स का तो जीरो मान रहे हैं, तो ये जो हम वेरिएबल सोर्स लगा रहे थे उसका जो भी ईएमएफ होगा वो इसी के अक्रॉस आ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि I एज अ फंक्शन ऑफ t ये हो जाएगा E इज अ फंक्शन ऑफ t अक्रॉस r अपॉन, मतलब ये क्या लिख रहा हूं, ये लिखने का मतलब समझे कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ईएमएफ है किसी टाइम t के अपॉन r के बराबर होगा। क्या मैं ये इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, आराम से लिख सकता हूं। ये मैं क्या लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस अपॉन r, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा यहां से एक बात आप बोल सकते हो, करंट और ईएमएफ, करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में देखो कैसे, इसमें भी इसके अक्रॉस भी अगर ईएमएफ देखो, पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, वो अलग बात है कि यहाँ ड्रॉप हो रहा होगा, वो अलग बात है यहाँ ड्रॉप हो रहा होगा। इसका फेज कितना है ओमेगा टी, और करंट का फेज इसके थ्रू जो पास कर रहा है वो क्या है ओमेगा टी। मतलब रेजिस्टेंस कहीं पे रहा एसी सर्किट में तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा होगा और उसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा दोनों का फेज सेम होगा, दोनों का फेज सेम होगा। फेज सेम होने का क्या मतलब है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी एसी सर्किट में उसके अक्रॉस जो ईएमएफ होता है उसका जो फेज होगा वही फेज करंट का भी होगा। समझ में आ रहा है? अरे फेज का मतलब समझते हो, वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब रेजिस्टेंस के केस में आप बोल सकते हो करंट अगर इस फेज में है तो आपका ईएमएफ भी इसी फेज में होगा। ये दोनों उसी की बात की जा रही है, ये करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ थ्रू ईएमएफ या वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, दोनों सेम फेज में होंगे। मैं एक्सटर्नल ईएमएफ की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता था यहां और भी चीजें ऐड कर दी गई होती
तो उस केस में आप नहीं बोल सकते कि बाहर वाला जो ईएमएफ सोर्स है और इसका सेम पोटेंशियल सेम फेज में होगा, नहीं, मैं बोल रहा इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही होगी वो दोनों सेम फेज में होगी। ये बात समझ में आया? मैं आउट, क्योंकि इस केस में ऐसा हो रहा है कि आउटर जो आपका एक्सटर्नल सप्लाई जो वेरिएबल ईएमएफ सप्लाई है वो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर आ जा रहा है। अगर आप यहाँ कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ और जोड़ दिए तो हो सकता था नहीं आता। समझ रहे हो? वो दिखेगा भी आपको, टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये डायग्राम बना लो। ये लिख लेना कि ये राइट है, करंट के हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। यानी एक बहुत अच्छा रिलेशन पता चला कि आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी ई नॉट बाई आर, ई नॉट बाई आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। और ये लिख लो, ये आपका V हो गया और I हो गया, और V क्या है? अक्रॉस द रेजिस्टेंस I थ्रू द रेजिस्टेंस। दोनों सेम फेज में होता है। क्या होता है? सेम फेज में होगा, सेम फेज में होगा, सेम फेज में होगा। अगर दोनों सेम फेज में होगा, ये इस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है, या आप कई बार ऐसे देखोगे डायग्राम I और V ऐसे ही दिखा दिया जाता है। समझ रहे हो? तो दोनों का क्या मतलब है? दोनों सेम फेज में होगा। ठीक है, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से बनाऊं तो ये इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। ये अगर ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ है, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ है, सपोज करो दिस इज, तो ये देखो ये ई नॉट हो गया। और उसी तरीके से करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी ऐसी तरीके से आएगा, बस यहाँ पे आई नॉट आ जाएगा। तो दोनों में कोई भी आगे पीछे नहीं हो। समझ रहे हो? दोनों सेम फेज में होगा। तो ये आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस के केस के लिए। ये ई जो है, ये असल में जो ई है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस ई है, नॉट अ एक्सटर्नल सप्लाई। ठीक है, चलिए ये समझ में आया? अब लिखिए, दूसरा लिखेंगे। पहला क्या लिखा था? प्योरली रेजिस्टिव लिखे थे ना, तो वन पार्ट डाल देना, जो भी हम लोगों ने किया था हेडिंग डाल देना, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव मतलब ओनली रेजिस्टेंस हो तो। और दूसरा लिखो प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव। अब इसके बारे में खुद से सोचो। प्योरली कैपेसिटिव मतलब अब रेजिस्टेंस ओनली कैपेसिटर है तो क्या हो? प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव का क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए उसका आवाज बंद करो। प्योरली कैपेसिटिव का मतलब हो गया, ये सेकंड पार्ट है प्योरली कैपेसिटिव। मान लीजिए ये कैपेसिटर है C है, इसका कैपेसिटेंस C है, और ईएमएफ सप्लाई है आपका E नॉट साइन ओमेगा टी। क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी। आपको बताना है कि करंट क्या, करंट और E के बीच में क्या होगा। सोचिए। अगर तुम ध्यान से देखो, फिर वही चीज, किसी t पे चल जाओ, ये जो एक्सटर्नल सप्लाई जो अगर तुम t पे चल जाओ, किसी टाइम t पे चल जाओ, तो क्या ये E नॉट साइन ओमेगा टी जैसी एक बैटरी बन गई होगी? तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? इतना ही। तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, अगर मैं प्लस क्यू मानूं या माइनस क्यू मानूं, तो ध्यान से देखो, इस पे जो क्यू की वैल्यू होगी क्या वो इतनी आ जाएगी? E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी। और यही तो आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या सर्किट में करंट की वैल्यू आ जाएगी? तो इसको डिफरेंशिएट करो तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा E नॉट सी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ये आया, तो करंट की वैल्यू ये आया। अब तुम ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अगर तुम ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो आया था E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या आ गया?
समझ रहे हो? क्या मैं बोल सकता हूं? अब कुछ बातें समझना मेरी बात। अगर तुम ध्यान से इसको देखो, ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो असल में था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट आया वो आ गया, ध्यान से देखो, ये आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? अच्छा, ये कोई फील दे रहा है क्या मुझे? ध्यान से सुनना, ये इसको मैंने थोड़ा सा डिजाइन बना के लिखा है तो ये समझ में आना चाहिए। अब ऐसे ही को लिखा है, अब ये तो वही स्टाइल मार के लिखा है, कॉस को जितना लिख दिया, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वाली फील दे रहा है कि नहीं? ई बाई आर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अच्छा, ये तुमको क्या दिखा रहा है कि इसके थ्रू अगर पोटेंशियल डिफरेंस का फेज अगर ओमेगा टी है तो वोल्टेज का जो सॉरी अगर ईएमएफ इसके अक्रॉस वोल्टेज का फेज अगर ओमेगा टी है तो उससे जो करंट का फेज होगा वो पाई बाई 2 फेज आगे होगा। अरे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो करंट का जो फेज होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस से पाई बाई 2 आगे होगा। दिख रहा है? देखो पाई बाई 2। अच्छा, ये क्या फील दिला रहा है कि देखो करंट ओम्स लॉ याद करो कि I इज इक्वल्स टू ई बाई आर होता था, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है कि इस सर्किट को अगर मान लिया जाए और यहाँ पे हम ये मान लें कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो, तो ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ क्या कैपेसिटर इन एसी सर्किट। अरे है कि नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब एक एसी सर्किट में एक कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अच्छा, 1/c ओमेगा का यूनिट क्या होगा? ओम भाई, ओम ही होगा ना, सिंपल सी बात है, ओम ही होगा ना। तो मतलब एक्सी की वैल्यू होगी सी ओमेगा। अच्छा, एक्सी समझ में आया ये क्या होता है? किसी एक एसी सर्किट में एक कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं भाई, रिएक्टेंस। क्या? रिएक्टेंस। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक्सी से दिखाते हैं। अच्छा, कई जगह आप इसको ऐसे भी दिख सकते हो, 1/2 पाई एफ इंटू सी। बहुत लिखने का दूसरा तरीका। अरे ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं क्या? तो इसको ऐसे भी दिखाया यार। कई लोगों ने साला क्या पढ़ाया। नई नई चीजें है ना, कोई बात। वो हंस रहा है। चलो ठीक है, ये समझ में आया। अरे इसको एक तरीके से देखो ना, ई बाई आर की तरह तुमको फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे बोल दिया कि एक कैपेसिटर। अच्छा, क्या डीसी सोर्स अगर डीसी सप्लाई होता तो क्या ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है क्या? नहीं करता है, उस समय नहीं करता है। T इक्वल्स टू 0 की बात करें तो ये आपका क्या बन जाता था? 0 रेजिस्टेंस हुआ है, और T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपका ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करता था। लेकिन एसी में क्या है कि इसका आप एक तरीके से देखो तो ये क्या है कि एक इसकी कुछ एक रेजिस्टेंस होगी जिसकी वैल्यू सी बाई ओमेगा के बराबर होगी। ये फील आया थोड़ा? ठीक, लिख लिया यहाँ तक? अच्छा, इसकी यूनिट भी लिख लेना, क्या आएगी? ओम। याद रखना। अबे दो स्पेशल केस के लिए, किसी T इक्वल्स टू T पे चल जाओ तो क्या वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बता ना? अगर इनफाइनाइट इसलिए तो करंट 0 हो जाएगा ना। वो सब बात करेंगे, ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो सब साइड से बात करेंगे, फिर टेंशन मत लो। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 0 कैसे? ओमेगा की वैल्यू क्या बोल रहे हो? ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट। चलो ठीक है, ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है, पॉसिबल है। अबे तो एक्सी की वैल्यू अगर 0 लोगे, अच्छा ओमेगा की वैल्यू, अबे फिर करंट ही नहीं आएगा, करंट ही नहीं होगा, ये मत भी जनरेट होगा। चलो फालतू दिमाग नहीं लगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसको लिखना इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर बाय कैपेसिटेंट टू द
AC circuit, capacitive reactance, it is the resistance offered by capacitor to the AC circuit। अच्छा, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें और अच्छी बातें कर लेते हैं। इसमें लिख लेना, इसको लिख लेना, इसमें ध्यान से एक बात लिखना, करंट π/2 फेज आगे होता है पोटेंशियल से। किसके केस में? कैपेसिटर के केस में। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज पता है तो उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो π/2 फेज आगे होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से। ये बात समझ में आया? हिंदी में बोल रहा हूं, कोई दूसरी लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूं, प्योर समझ में आ रहा है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इससे π/2 फेज आगे होगा कौन? करंट। मैं इस वाले ईएमएफ की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता कि यहां पे 2-3 चीजें ले आता तो क्या ये बढ़ जाता, फिर इसमें बढ़ता कि नहीं बढ़ता? तो मैं ये बोल रहा हूं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे π/2 फेज आगे होगा करंट। तो ये लिखना, बाद में तो कंफ्यूज हो गया। ठीक है। अच्छा, यहां से एक बात पता चली, ध्यान से देखो, इसी को हम लोग पूरा का पूरा आई नोट बोल देते। क्या हम आई नोट की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, आई नोट की वैल्यू लिख सकते हैं ई नोट, ये असल में ई नोट ये ना, ई नोट बाई एक्सएल वेयर एक्सी, वेयर एक्सी इज इक्वल्स टू 1/ωc। यही तो लिखे होगे ना। एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको मैंने बोला था 1/ωc, यही लिखा था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई नोट की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं? अच्छा, आई नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। और ये तो पूरा का पूरा आई नोट ही बोलोगे ना इसको, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल्स टू ई नोट इंटू ई नोट बाई एक्सी। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आई एज अ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई एज अ फंक्शन ऑफ टी बाई एक्सी, ऐसे लिख सकता हूं क्या? अबे कैसे हो जाएगा? देखो ना, ई इसके क्रॉस ये है, अगर तुम ऐसे लिख दोगे तो π/2 कहां चल जाएगा? टेल लेने π/2 भी तो आ रहा है, कैसे लिख दोगे? तो मतलब ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आई एज अ फंक्शन ऑफ टी इज नॉट इक्वल्स टू ई एज अ फंक्शन ऑफ टी अपॉन एक्सी, ये हम नहीं लिख सकते। इसके लिए करंट के लिए लिख सकते थे, क्यों? जब दोनों का फेस सेम होता था इसलिए लिख रहे थे। क्योंकि देखो ना, आई का फंक्शन देखो और ई का फंक्शन देखो, क्या दोनों में सिमिलर, क्या आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो? क्योंकि इसमें फेज भी तो अलग हो जा रहा है ना। अरे फेज अलग हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? चलिए, तो ये लिख लेना, काट देना इसको। लेकिन करंट की पीक वैल्यू ई नॉट बाई एक्सी के बराबर होगी। ठीक है, मिटाओ। चलो इधर देखते हैं। कौन आगे होता है? करंट आगे होता है या वोल्टेज? मतलब अगर करंट अगर यहां माने तो वोल्टेज कहीं ना कहीं इधर होगा, यही तो होगा। अगर करंट यहां मानोगे तो वोल्टेज ऐसी होगा, मतलब इससे π/2 फेज आगे होगा। समझ में आ रहा है? π/2 फेज आगे होगा। ये डायग्राम बना लो। देखो, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1000 तरह के कॉम्बिनेशन बनाई जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हारे सिलेबस पे है नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे। गलती से एक बार बहुत पहले एडवांस में आया था तो थोड़ा बहुत हिंट भी दे देंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, पूरा कैलकुलेशन है। इस पूरी अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो ये पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक पर्टिकुलर सेक्शन है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में सुने होगे ना, याद करो कि तुम्हारे घर में एनटीपीसी का नाम सुने होगे, तो वहाँ जो कंट्रोल होता है, ट्रांसफार्मर, ये वो सारी चीज़ें की यूनिट ही होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा ब्रांच बोला जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है सबसे बड़ा। कोई गलती से ले लिए तो उसको फिर मेरी बात याद आएगी, ले लेना। कौन लेगा?
अरे ऐसा नहीं है कि टफ है, इंटरेस्टिंग चीज है। किसी का अगर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, इस ये सब सारी चीजों से इंटरेस्ट है तो आराम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना, पूरी जिंदगी ले खुश रहोगे। हाँ क्या? चलो ठीक है। हाँ देख रहे हो, कामचोर इंसान। देखो दिमाग वाला जो अगर बोला जाए, सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सबसे टफ पड़ता है मैकेनिकल। अगर नॉर्मली बोला जाए सबसे टफ होता है मैकेनिकल। कंप्यूटर साइंस मान सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मेन माइंड का खेल है। जिसकी मैथ अच्छी है कंप्यूटर साइंस उससे बहुत अच्छी बने। बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं होगा बेटा। ये उतने दिन से सोच रहा साला कॉलेज जाते ही सबसे पहले डांस क्लब ज्वाइन करेगा, गर्लफ्रेंड बनाएंगे। इसीलिए पढ़ रहा है। वही बात, वही मोटिवेशन है क्या? चल कोई तो मोटिवेशन है। अगर आईटी में चल गए तो फिर तो मुश्किल है, वो अलग बात है। अब 20% कोटा हो गया, वो अलग बात है। हमारे टाइम में तो हम लोग थे कितने, 1000 बॉयज थे, उसमें 80 लड़कियां। उस समय नहीं था ना, मतलब कि गर्ल्स का मतलब ये कोई कोटा नहीं था ना। अभी इधर 1-2 साल पहले ही 20% सीट गर्ल्स के रिजर्वेशन हो गया है। चलो ठीक है। अगर एक्सी और एफ के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो कैसे होगा? देखो, अरे ठीक है हो गया, ऐसा ही होगा ना। अगर एक्सी देखा जाए तो एक्सी, अगर ओमेगा भी बोल दिया जाए तो यही होगा ना। यही होगा ना। इसके बीच में ग्राफ इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन करा दे। आगे जिसको मैंने बताया था एक बात तुम लोगों को कि जिसको एसएचएम आता है उसको 3 चैप्टर्स में दिक्कत नहीं आ रहा। ये भी तुमको लग रहा है कि नहीं थोड़ा एसएचएम से रिलेटेड है? पूरी वही चीज है। अभी जब जोड़ने सिखाऊंगा ना, जब जोड़ने सिखाऊंगा एडिशन ऑफ 2 एसएचएम का यहाँ पे बहुत तगड़ा यूज आएगा। कई लोग बोलेंगे साले एसएचएम हर जगह घुसे नहीं रखा। एडिशन ऑफ 2 एसएचएम याद होगा। चलो पहले अभी बाद में करेंगे, लेकिन पहले चलो एक क्वेश्चन लिखो। मान लो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैरेड। 10 माइक्रोफैरेड। ईएमएफ दे रखा है, ध्यान से देखना, 320। हंड्रेड पाई, अरे देख लेना मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। देखो 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री ये दे रखा है आपको। फाइंड एक्सी, फाइंड आई नॉट, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ई नॉट, सब बताओ। एक्सी की वैल्यू कितनी आएगी? एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा कितना है भाई? 100 पाई। अब यही तो ओमेगा होता है ना भाई, पूरा का पूरा। गधेरे हो कि टी का कोफिशिएंट 100 पाई इंटू 100 माइक्रोफैरेड है वो भाई। कर लो, आ जाएगा आंसर।
ठीक है, अब आ जाएगा ना, जो भी आएगा भाई कैलकुलेशन कर लेना। चलो ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। अबे फॉर्मूला है भाई, तो क्या मतलब गजब कर रहे हो। अच्छा आई नोट कितना हो जाएगा, ई नोट बाई एक्सएल एक्सी, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलो अच्छा आई है जब फंक्शन हो, अच्छा ई नोट कितना दे रखा है, ये ई नोट है, लो ई नोट की वैल्यू, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ नहीं, 320। चलो अच्छा आई है जब फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखोगे बताओ? आई है जब फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे लिखेंगे, आई नॉट इनटू साइन ऑफ, इससे 90 फेज आगे होगा। और यही तो होगा, करंट जो होगा ये इकलौता है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल यही होगा। तो सिंपल सी बात है, इससे 90 फेज आगे हो, तो मतलब मैं लिखूंगा 100 पाई टी प्लस 30 प्लस 90, तो आ गया बहुत इजी तरीके से। हाँ अबे कॉस कैसे कंपेयर कराने के लिए साइन करवाया था ना, तो 90 फेज आगे होगा ना। फेज को तभी कंपेयर कर सकते हो जब दोनों का फंक्शन सेम हो, ये बात बताया था एसएचएम में, हो जाएगा ना इस तरह क्वेश्चन। चलो दूसरा इसी की चीज को चेंज करते हैं, फिर से वही है, सारा चीज आपको निकालना है। अब आपको क्या दे रखा है, करंट दे रखा है 4 साइन ओमेगा टी। चलो सारा चीज निकालो, एक्सी निकालो। अच्छा ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 पाई। चलो एक्सी निकालो, आई नॉट निकालो, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो दे ही रखा है भैया, तो ई टी निकालो और ई नॉट निकालो। चलो सब एक्सी वही आएगा, एक्सी वही आएगा। अच्छा आई नोट कितना है, ओए आई नोट 4 ही है। चलो ठीक है, ये आई नोट है। ई नोट कितना हो जाएगा, आई नोट इंटू एक्सी, यही तो हो जाएगा, आई नोट इंटू एक्सी। अच्छा अच्छा ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखोगे, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देखो ई नोट निकाल चुके हैं इनटू करंट से 90 फेज पीछे, तो यानी लिखोगे साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस 90, ये आया होगा सही। अरे ई नोट निकल गया, तो कैसे निकालना है सब समझ में आ रहा है। चलिए लिख लो, ये समझ में आ रहा है करंट से। बस मैंने एक पॉइंट याद रखा है कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 90 फेज पीछे होता है, किससे, करंट से, जो करंट फ्लो कर रही होगी इसके। समझ में आ रहा है। चलिए अब लिखो प्योरली इंडक्टिव। अच्छा प्योरली इंडक्टिव में क्या होगा, कैपेसिटर का उल्टा, वहां पे करंट क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब लिखो प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, तुम लोग जल्दी जल्दी बताते जाओगे। प्योरली इंडक्टिव का मतलब क्या है, मान लेते ये है और ये आपका इसका इंडक्टिव इंडक्टेंस की वैल्यू L दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होता है L di बाई dt। अरे होगा कि नहीं होगा। चलो करंट की वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप EMF की वैल्यू मानोगे तो इसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग मान लेते हैं सर्किट में करंट की वैल्यू, सपोज दैट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे तुम EMF की वैल्यू भी मान सकते थे, उसको फिर dt से मल्टीप्लाई करते उस तरफ ले जाके, फिर उसको इंटीग्रेट करते। तो इंटीग्रेट से सबसे अच्छा क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इसलिए मैं इस फॉर्म में लिख लेगा। तो मान लेते हैं कि करंट फ्लो कर रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है।
अच्छा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या मैं उसको मैं बोल सकता हूं क्या, वो हो जाएगा PD की वैल्यू में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, वो हो जाएगा L di by dt, L di by dt, याद है? तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो I इंटू क्या लिखोगे, ओमेगा L, यही आएगा ना, I इंटू ओमेगा L, क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम इसको देखो तो ध्यान से देखो, तो दिस इज फुल ई नॉट, अगर तुम इसको ध्यान से देखो दिस इज फुल, अच्छा इसको फिर और से लिखते हैं अच्छे से, इसको मैंने लिख लिया I नॉट इंटू ओमेगा L, इसको लिख लिया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और यही तो करोगे। अगर फेज को कंपेयर करना हो तो ओमेगा टी कटना, इसका साइन सेम होना चाहिए, याद है बताया था एडिशन ऑफ 2 SHM में कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, साथ साथ पाई ऑब्वियस ही बात है आपका दोनों सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होना चाहिए। तो एक बात बताओ, ये आपका क्या हो गया, ई नोट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये तो ई नोट है। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, V अक्रॉस L, ये कहीं आपका करंट इनटू रेजिस्टेंस की तरह आपको फील दे रहा है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर देखो E इंटू आर, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं, ध्यान से देखो, ये होगा VL इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू XL साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस है, इंडक्टर के अक्रॉस है। तो एक, और ये करंट किसके थ्रू फ्लो कर रही है, इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रही है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं क्या लिख सकता हूं कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस, V नॉट से दिखा रहा हूं, अक्रॉस इंडक्टर शुड बी इक्वल्स टू पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू एक्सल, यही तो लिख सकता हूं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू एक्सल। अच्छा, एक्सल को क्या बोलते हैं, सोच के बताओ, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे वहां था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये क्या हो जाएगा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो लिख लो इसको, और इसको क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर इन द AC सोर्स। जैसे वहां लिखे थे ना कि रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ कैपेसिटर टू द AC सोर्स इज व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसी तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर इन AC सर्किट। ठीक है, चलो 2 मिनट दिए, लिखो पूरे अच्छे से। आस पड़ोस से पूछ लो, तब से बोल रहे हैं। ये भी लिख लेना, ये भी नहीं लिख सकते हम लोग, I एज अ फंक्शन ऑफ t इंटू एक्सएल से मल्टीप्लाई कर दो तो VL एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए, ये भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये आपका पीक वैल्यू के लिए तो चलिए चल जाएगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए ये चीज नहीं चलेगी, इसको लिख के कट कर लेना। अच्छा, VL का क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इनटू एक्सएल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि करंट देखो ना, करंट जो है आपका वो पाई बाई 2 फेज पीछे है, किससे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर से। तो ये पॉइंट लिख लेना, जैसे उसमें लिखे थे ना, उस कैपेसिटर में लिखे थे ना कि करंट पाई बाई 2 फेज आगे होगा, किससे, इसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ क्या लिखोगे, या हिंदी में एक पॉइंट अगर लिखना चाहो लिख लेना कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पाई बाई 2 फेज आगे होगा करंट से, और ब्रैकेट में लिखना जो करंट इससे फ्लो कर रही है, जो करंट इससे
फ्लो कर रही है। कौन बोला था इंग्लिश में? हाँ बोलो। देखो माइनस में 2 इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि समझना, तुम्हें अगर SHM याद होगा तो तुम्हें याद होगा कि फेज को जब भी कंपेयर करना है तो ओमेगा टू ओमेगा टी का फेज सेम होना चाहिए, कटना चाहिए, याद करो। तो ये अगर यहाँ माइनस कर दोगे तो ये कटेगा थोड़ा ना। जो सुनना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कैसे कर सकते हैं? अगर कॉस को हम करेंगे एक मिनट रुको। ओमेगा टी माइनस 90 करते हो तो अच्छा एक बात बताओ, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 लिखेंगे ना, यही तो होगा। अगर तुम ध्यान से तो सुनो, थीटा की वैल्यू सुनो, सपोज डेट सुनो, थीटा की वैल्यू अगर मान लो अरे टिग्नोमेट्री का खेल है, चलो अभी रहने दो, मैं देख लूंगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो? अगर यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस बार आ जाएगा ना। चलो ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। मुझे जहाँ तक याद है कि माइनस करने से अगर माइनस कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक माइनस बाहर आ जाता था। फालतू अच्छा। चलो ठीक है, वो पॉइंट लिख लिए क्या? अब क्वेश्चन लिखते हैं, सुनो। अगर क्वेश्चन की बात की जाए, सुनो, एक मिनट, ठीक है। अगर तुम एक्सेल और ऐप का ग्राफ बनाओगे तो कैसे आएगा बताओ? क्या वो ऐसे आएगा? ये बना लेना, एक्सेल और ओमेगा इंटू एफएल का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है। इसका फेजर डायग्राम ऐसे जरूर बना लेना कि करंट अगर इधर है तो वोल्टेज जो होगा वो इधर होगा और इसी के फेज में हमारा एक्सेल भी होगा। उसी तरीके से करंट, याद करो कैपेसिटर में करंट ऐसे था और आपका वोल्टेज जो था वो, और इसी के फेज में क्या होगा आपका सी होगा, एक्सी होगा, और इसके फेज में क्या होता है रेजिस्टेंस होगा। ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा, सुनना। अगर तुम ध्यान से देखो, जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के फेज में होता है। इसका बोलने का क्या मतलब होता है? करंट मतलब ये समझो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और करंट का जो फेज होगा वो सेम होगा। और ये जो एक्सी लिखा है तो एक्सी का फेज का क्या मतलब है? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपके वीसी के फेज में होगा। समझ रहे हो? कहीं ये तो अभी यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है, लेकिन जब आप अगर ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे एक्सी ले लिया है, जो एक्सएल भी ले लेंगे तो उस केस में आपको अंतर दिखेगी। इसलिए इस तरीके से दिखाया जाता है कि आई जो आर जो होता है वो आई के फेज में है और जो एक्सी है वो वीसी के फेज में। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन असल में उसका देखा जाए तो एक्सी एक वैल्यू है, लेकिन वो किस फेज में है? अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता था वीसी वो कितना होता था? ध्यान से देखो तो वो होता था आई नॉट इंटू एक्सी, और लिखोगे कितना? अगर साइन, अगर वो ओमेगा टी में है तो ये ओमेगा टी माइनस 90 होगा। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एक्सी को ध्यान से देखो, ये एक्सी जो है ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये इसी के तो फेज में है।
दे दो दे दो, अरे रख दे दो, ठीक है चल। यहाँ पे एक्सी भी लिख लेना, जहाँ पे वीसी लिखे हो ना वहाँ एक्सी भी लिख लेना, कई जगह आपको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। अच्छा ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहे सुन लो। अब एक इंडक्टर है, प्योरली इंडक्टर है, सुन लो, एक प्योरली इंडक्टर है और यहाँ पे एक एसी सोर्स है। इस एसी सोर्स की जो वैल्यू है ये दे रखी है 340 साइन ऑफ 100 पाई प्लस 30, और इसकी एल की वैल्यू दे रखी है, इसकी एक्सएल की वैल्यू दे रखी है, चलो एल की वैल्यू दे रखी है 10H। तो हाँ अबे चलो ठीक है भाई, तो करंट की वैल्यू बताइए सब कुछ, आई नॉट वॉट, एक्सएल वॉट, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वॉट, तीनों चीजें बताइए। एक्स एक्सएल कितना हो जाएगा, ठीक है। आई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ई नोट बाई एक्सएल लिख सकते हैं, ई नोट बाई एक्सएल हो जाएगा ना, याद करो पीछे लिखाया था ई नोट इज इक्वल्स टू आई नोट इंटू एक्सएल था, और ये था कि नहीं था, पिछले वाले भी केस में आपको याद होगा। तो आई नोट की वैल्यू ई नोट बाई एक्सएल लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका आई नोट की वैल्यू आ गई। अच्छा आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को कैसे लिखोगे, आई नोट वोल्टेज से 90 फेज पीछे, तो मतलब मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 30 माइनस 90, तो ये होगा आई एज अ फंक्शन होगा, और आई आपने निकाल रखा है ई नोट बाई एक्सएल से, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है चलो हो गया। बाकी अगर इसी तरीके से उल्टा करंट दे दिया होता तो क्या आप ये उल्टा वाला क्वेश्चन कर सकते थे, कर सकते थे ना, कि करा दे, कर लोगे ना, चलो ठीक। बैटरी खत्म, ऐसे क्वेश्चंस आए थे ना इजी इजी। अभी चलो ये तीनों चीजें हो गई, इधर किधर है भाई, चलो अब डालो एलआर सर्किट, अब हेडिंग डालो एलआर सर्किट, या चलो पहले एलसी सर्किट, आरसी सर्किट, चलो पहले आरसी करते हैं, आरसी सर्किट। अब समझो तीनों को पहले प्योरली पढ़ लिया, अब सुनो तीनों को प्योरली पढ़ लिया, वो तीनों पॉइंट्स याद होने चाहिए। 3 पॉइंट मैंने क्या बताया एक बार रिवाइज करा दूंगा, सुन लो। रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उससे जो करंट फ्लो हो रही होती है वो दोनों सेम फेज में होगा। इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही होती है उसमें आपका करंट π/2 फेज आगे होता है, किससे, वोल्टेज से। उसके बाद इंडक्टर में बात की हम लोगों ने, उस इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे आपका वोल्टेज जो होता है वो π/2 फेज आगे होता है। ये 3 पॉइंट है जो कि आपको पूरा का पूरा एसी में काम आएगा। ये 3 पॉइंट अगर आपने समझ लिए पूरा एसी खत्म। अब हमने क्या किया, आरसी सर्किट, क्या आरसी सर्किट। ये आरसी सर्किट हमने किस में पढ़ा था, डीसी में। अब हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, एसी। ठीक है, तो देखो अब इसको क्या करना है, ये पूरा का पूरा एसएचएम, पूरा का पूरा एसएचएम की तरह। मान लो ये आपको आर दे रखा है, ये आपको सी दे रखा है, इसकी ईएमएफ की वैल्यू आपको दे रखी है, सुनना
ई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता था, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकता था, वो मैंने आपको बताया कैसे होगा, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे, अगर t इक्वल्स टू टी पे चले जाओ तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल को मैंने बोल दिया वी आर और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हो गया उसको मैंने बोल दिया वी सी। क्या मैं बोल सकता हूं, और ये आपका है वी टी, मैं मान लेता हूं वी टी, क्या मैं बोल सकता हूं किसी टाइम टी पे ये पोटेंशियल इन दोनों में ही बटा होगा? अरे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? तो एक बात बताओ, वी आर की वी टी की वैल्यू क्या होगी? वी टी की वैल्यू होगी, ध्यान से देखा जाए तो ये हो जाएगा वी आर प्लस। अब से एक बात बताओ, वी आर की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ। पहले सोच लो अच्छे से, बक बक करने की जरूरत नहीं, दिमाग में सोच लो, ये मत सो करो कि तुम्हें सब कुछ आता है, ये सोचो कि मैं बाद में जो बोलूंगा क्या आपके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि नहीं चल रही थी, पहले सोच लो अच्छे से। सोच लिए? अब सुनना, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, कोई जरूरी नहीं है कि इसके क्रॉस अच्छा इसके क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा होगा, ध्यान से सुनना, इससे जो करंट फ्लो कर रहा होगा, इससे जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वैल्यू होगी, ध्यान से देखना, एक मिनट देखो, सॉल्व करना पड़ जाएगा फिर, छोड़ो, ऐसा करो अभी इसको रहने दो, कंक्लूड कराने के लिए तुम ऐसा मान लो कि करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इंडिकेट करना पड़ जाएगा फिर, छोड़ो। अगर तुम इसको बोलो तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा बताओ, अगर तुम वी आर की वैल्यू बोलो तो वो आ जाएगा कितना, आई नॉट इंटू आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। इसी तरीके से वीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताओ, वो भी मैं तरीका तुमको बताऊंगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कि अगर ये पता हो तो ये कैसे करेंगे, लेकिन ये इजी तरीका है समझने का, उसके बाद हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो, जब इसका क्वेश्चन कराऊंगा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, आई नॉट इंटू एक्सी साइन ऑफ ओमेगा टी। तो वीएल की वैल्यू क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, वीएल की वैल्यू लिखोगे वी आर मतलब कि आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ आई नॉट इंटू एक्सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या आपको ये फील आ रहा है, दिस इज ए साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इज द एडिशन ऑफ टू SHM। और याद आ रहा है कौन a1 कौन a2 है, ये इस बात पे डिपेंड करता है किसका फेज छोटा हो, याद होगा भाई, याद है कि नहीं याद है, इसको हम SHM के तरफ डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, और ऐड कर देंगे मतलब V टोटल की वैल्यू ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 90। मुझे लग रहा है इसको ऐसे लिखोगे, A1 का फेज इधर है, A1 का फेज मतलब R का फेज, इसलिए मैं R का फेज बोल रहा था। अब इसका मानोगे ना, ये I नॉट इंटू आर, ये A1 है ना असल में, इसको देखो तो ये A1 है, ये A2 है, तो यही तो लिखोगे, इस इन दोनों को वेक्टर की तरह मान लिया जाता है, तो ये इस फेज में होगा। फिर ये कितना हो गया बताओ, I नॉट इंटू एक्स इधर है, I/2 फेज नीचे है ना, ठीक, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, और दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, और ये कुछ एंगल अल्फा आएगा, याद करो रिजल्टेंट से A1 के बीच का एंगल अल्फा होता था, अबे भूल चुके हो क्या, याद है, चलो ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू एक्सी का स्क्वायर का अंडर रूट,
ठीक है, तो मैं वी नोट को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर सब कुछ लिखोगे, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो डायरेक्टली मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। देखो आई नॉट अंडर रूट ऑफ एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन ऑफ फेज ऑफ a1 दैट इज ओमेगा टी, और इधर है तो माइनस अल्फा, यही तो लिखते थे। अरे भाई एंगल बिटवीन ए नेट एंड a1 इज अल्फा, वही चीज तो मैंने लिखा है। अच्छा अल्फा की वैल्यू बताइए क्या होगी, मुझे लग रहा है tan अल्फा की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ध्यान से देखो, दिस इज एक्सी बाई, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ईमानदारी से बताओ, पूरा का पूरा आपका एडिशन ऑफ 2 SHM है और कुछ नहीं है। तो एक बार इत्मीनान से इसको देखिए, बनाइए, उसके बाद मैं आपको साइड से बता। जो पॉइंट समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि सच बता रहा हूं कि 90% बच्चों को समझ नहीं आता है। कल से तुम आओ ही नहीं क्लास, जब से तुम समझ ही चुके, तुम्हें समझ में नहीं आना है तो फालतू टाइम बर्बाद करना। अबे किसको इसको समझ में आया, ईमानदारी से बताओ, किसको इसको नहीं आया? ये कुछ क्या है भाई, ये तो एडिशन ऑफ 2 SHM ही तो है, और बहुत इतने अच्छे से फील लेके 3-4 क्वेश्चन करवाया था एडिशन ऑफ 2 SHM पे, बोला भी था वेब में भी यूज आएगा, एसी में यूज आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यूज आएगा, और तुम्हारा क्या बोलते हो वेब ऑप्टिक्स में यूज आया, तो सब जगह तो वही यूज आ रहा है, तो उसको तो अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए एडिशन ऑफ 2 SHM क्या होता है। 4 चैप्टर में यूज आ रहा है, फिर भी तुम गधेरे की तरह गधेरे ही रहे। अब ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? नहीं आया फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप जाइए एडिशन ऑफ 2 SHM पढ़िएगा अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा हाँ सर ने जो बोला है सही है। A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, सारे पॉइंट बाय पॉइंट लिखा दिया था। अभी तो छापा फोटोकॉपी मशीन चालू है। ठीक है, कौन पूछ रहा है? इसका क्वेश्चन कराएंगे तभी छोड़ेंगे। बस गलती ये हुई कि हमने पहली क्लास लगा ली, तो फिर तुम समझ लो। देखो हमारे पास ये आया v टोटल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर तुम ध्यान से देखो क्या हो गया, आई नॉट अंडर रूट ऑफ एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सुन लो, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, आर और सी जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए थे, तो ध्यान से देखना, ये हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ही मेनली पढ़ रहे हैं। पहले हमने सबको अलग अलग फंक्शन सबका देख लिया, उसके बाद हमने क्या देखा कि सभी को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाए। तो याद करो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो v एक्सटर्नल होता था इंडिविजुअल्स के अक्रॉस v टोटल के बराबर होता था। अरे सभी के, वही चीज तो मैंने लगाया था, ठीक है। अच्छा करंट कितनी फ्लो हो रही थी, याद करो, ये हो रही थी I0 इंटू
साइन ऑफ ओमेगा टी, यही हो रही थी। तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वी ट्यूटल है, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह क्या बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये पूरे सर्किट का करंट है और ये पूरे सर्किट का वोल्टेज है, तो कुल मिला के ये बोल सकते हो कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा सर्किट में वो ये होगा, वो ये होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं जेड, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब किसी एक एसी सर्किट में, सुन लो मेरी बात को, किसी एक एसी सर्किट में आर सी एल कुछ भी रहे और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन रहे, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उस एसी सर्किट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा, समझ रहे हो। तो इम्पीडेंस क्या होगा ये। अब अगर अब आप एलआर सर्किट बनाओगे उस केस में भी इम्पीडेंस आएगा। मतलब आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, एलआर ले लो, एलसी ले लो, ठीक है, आरसी ले लो या एलसीआर ले लो, इन सभी केस में अब एक ही चीज आएगा जेड, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। मतलब इंडिविजुअल के लिए आपको समझ में आ गया, आर है तो रेजिस्टेंस, सी है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एल है तो कैपेसिटिव क्या इंडक्टेंस। अब अगर इन दोनों का कोई भी दो का कॉम्बिनेशन है या तीनों को मिला के कोई कॉम्बिनेशन, उसको क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। मतलब कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन या इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है एसी सर्किट को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा। अच्छा, ये डायग्राम बनाए थे ना। मतलब एक यहां से एक बात समझ आई, एक बात सुन लो, यहां से एक बात समझ में आई। अगर आरसी सर्किट होगा, अगर आपका आरसी सर्किट होगा तो सुन लो, करंट आपका आर के करंट अगर यहां पे है तो वी टोटल आपका जेड के फेज में होगा। जिधर जेड होगा क्या उधर ही आपका वी टोटल होगा। अरे उधर जेड उधर वी टोटल होगा। मतलब एक बात पता चली, आरसी सर्किट के केस में भी करंट आपका आगे होता है कितना फेज, अल्फा फेज, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बताओ, tan इनवर्स एक्सी बाई। मतलब ये याद रखना, आरसी सर्किट में, किसमें, आरसी सर्किट में करंट जो होगा अल्फा फेज आगे किससे, वी टोटल से, वी टोटल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वेयर अल्फा इज एक्सी बाई आर। मैं किसकी बात कर रहा हूं, आरसी सर्किट की। अगर आर और सी को लगा तो फिर दोनों के अक्रॉस वी बराबर हो जाएगा, करंट को फिर जोड़ना इसी तरीके से। तुम क्यों चाहते हो कि हम फिर जो पाथ है उससे भटके। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे, पढ़ो। सोचे साले छुट्टी भी नहीं कर रहे हैं, खाने के लिए मिला नहीं, बहुत देर भूख लगा हुआ है ना, मोटू को भूख पक्का लगा होगा। हाँ देख रहे हो, दूसरे के लिए तो रेडी बैठा रहता है कि साला खाना मिले बस। कोई बात नहीं। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी टोटल का मैक्सिमम वैल्यू को क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं, आई नॉट इंटू जेड। ठीक है। अच्छा, मैं वी टोटल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को नहीं लिख सकता, आई फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू जेड, ये पॉसिबल नहीं है। अरे देख सकते हो ना, अभी जो ऊपर लिखाया था, क्योंकि आई का फेज अलग, वी टी का फेज अलग, तो इसको कैसे लिख सकते हो। लेकिन ये चीज तो सही होगा कि वी टोटल जो होगा उसकी पीक वैल्यू करंट की पीक वैल्यू इंटू जेड के बराबर होगा, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसके बराबर नहीं होगा। पीक वैल्यू के लिए तो सही है, लेकिन इस वैल्यू के लिए सही, क्योंकि वी टी का देखो ना फेज अलग था और आई का फेज अलग है, तो ये कैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं।
कई लोग तो, आधे लोग तो सोच रहे हैं सर पूरा का पूरा एसएचएम में सॉल्व करके करना पड़ेगा, सोच रहे हो ना? हाँ, नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू लिख लो 340 साइन ओमेगा टी। तो आपको बताना क्या क्या है, देखो क्या क्या बताना है। पहले बताना है ई नॉट, आई नॉट, उसके बाद वी आर नॉट, मतलब वी आर नॉट मतलब समझे, उसके बाद वी सी नॉट मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, उसके बाद वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी सी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब यहीं पे लिख लो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद ई आर एम एस, आई आर एम एस, वी आर आर एम एस, वी सी आर एम एस, सब अभी कोई होमवर्क नहीं, अभी करो। मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये मान के चलो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब एक क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन। चलो अब 11 क्वेश्चन कराते, उससे अच्छा है सारा एक बार में देख लिखते, निपटा देते। अबे निपटा रहे नहीं, अच्छे से पढ़ा रहे, ठीक ना। अब वो अलग बात है तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा। चलो जल्दी, ई नोट दिखा क्या? और जिसको ई नोट नहीं दिखा मतलब कि सच्चे में गोबरे हो तुम्हारा दिमाग। ई नोट की वैल्यू 340 है भाई, ई नोट की वैल्यू मतलब ये ई टोटल की मैक्सिमम वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, तो ये 340 है। अच्छा आई नोट कैसे निकालेंगे, तो जेड निकाल लो। जेड कितना हो जाएगा बताओ, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 2। तो आई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 340 बाई रूट 2। अब यही तो लिखे होगे, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट या वी टोटल नॉट बाई जेड, यही तो लिखे होगे, यही तो लिखे होगे। अच्छा अब जो कस के चिल्ला के बोल रहा है इसका मतलब ये तो ना तुम गधेरे से कम हो गए। ये लिख लिए, ये लिखिए। अच्छा आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखोगे, क्योंकि देखो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपका आगे सारा चीज आ जाएगा। आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे, ध्यान से देखो, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा इससे अल्फा फेज कौन आगे, आई आगे, क्या आई आगे प्लस प्लस और अल्फा की वैल्यू भैया क्या है, 45 ही है भाई। 45 कैसे समझ में आया? अबे tan XL बाई R लिखोगे तो 45 ही होगा ना, ठीक है। तो मतलब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ 45। अब ये चमक गया तो सब चमक जाएगा। उसके बाद तो क्या है, इसके अक्रॉस, अब इसके अक्रॉस जो करंट होगा, करंट की पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अक्रॉस करंट की पीक वैल्यू आई नॉट इंटू आर, ठीक है। ये समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आई नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी जो कि 340 बाई रूट 2 आएगी। ये मैंने 2 क्यों कर दिया, ये जेड है, सॉरी जेड, ठीक है। चलो उसके बाद देखो ऊपर मिटा रहे हैं, देखो ध्यान से। उसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए, अब देखो तुम्हें पता चला क्यों मैंने इसकी वैल्यू 1 1 ली थी, क्योंकि तुम वहां पे अल्फा पुट करते हो, ठीक।
अच्छा, अगर तुमको आई पता चल गया तो क्या इसके अक्रॉस आई एज अ फंक्शन हो, अच्छा करंट अगर पता चल गया तो क्या वी आर की वैल्यू आप बता सकते हो क्या, दिस इनटू आर, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसका फेज और करंट का फेज सेम होता है। याद है कि नहीं याद है? तो मतलब मैं वी आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को ऐसा लिख सकता हूं, आई नॉट इंटू आर साइन का, देखो करंट का फेज ये है तो मतलब डायरेक्टली लिख रहा हूं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 45। ठीक है, अरे ठीक है, मतलब करंट आपको पता चल गया, सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं देखो कभी भी एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन आता है ना, तो मैं सबसे पहले याद करता हूं करंट को, क्योंकि करंट से ही +π/2 या -π/2 में दोनों होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अच्छा, अब अच्छा यानी अच्छा वी आर नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर इसकी बात की जाए तो? वी आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट, जो कि आपका कितना था 340/√2 इंटू आर कितना है भैया 1, यही तो हो जाएगा ना। अरे वी आर नॉट यही तो होता है, वी आर नॉट मतलब वी आर की पीक वैल्यू ये आपका होता है आई नॉट इंटू आर ही तो होता है। तो आर तो आपका 1 है और आई नॉट 340/√2 था, तो ये आ चुका है कि नहीं आ चुका है? इसके जगह आप ये पुट कर दो, इस पूरे की जगह ये पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अरे समझ में आ रहा है ना? अच्छा आप इसी तरीके से इसके बारे में बताइए। तो देखो कौन कौन सा खत्म हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म और ये भी खत्म और ये भी। अच्छा ERMS क्या हो जाएगा बताओ? /√2 आ जाएगा भाई। मतलब अगर तुम वी आर नॉट का RMS वैल्यू बताया जाए तो ये कितना हो जाएगा, देखो 340 इंटू 1/√2 इंटू √2, यही आएगा ना? अबे ERMS वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर ध्यान से देखा जाओ तो E0/√2 होता था, तो यहाँ का E0 कितना है, यही तो है, इसका √2 टाइम्स हो जाएगा, अरे 1/√2 हो जाएगा ना इसका। अरे भाई E की वैल्यू होती थी सपोज करो E0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग लाइक दैट, तो इसका RMS वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? E0/√2 होता था ना, तो यहाँ पे E0 क्या है, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी, इसका 1/√2 होगा ना, तो वही चीज तो मैंने यहाँ पे बोला है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो VRMS वैल्यू भी आपकी आ गई, मतलब कि ये भी खत्म। अब VC के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं? इसके बारे में। मिटाए सारा, मिटा ले। अगर VC देखा जाए तो देखो VC एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो होगा वो I0 इंटू XC आ जाएगा, ये होगा इंटू साइन ऑफ, ये 90 फेज आगे, ये 90 फेज पीछे होता था करंट से, तो करंट का फेज देख लो, इससे 90 फेज पीछे कर दो, मतलब ओमेगा टी प्लस 45 माइनस 90, यही होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? करंट से 90 फेज पीछे आपका कौन होता था? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता था, इससे अरे सीरीज कॉम्बिनेशन में इससे जो करंट गई इससे भी तो करंट वही जाएगी ना, सिंपल सी बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों से करंट सेम जाएगी, तो इससे जो करंट गई है वो उसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है। अब वो करंट इसके थ्रू भी जाएगी, तो इससे आपका 90 फेज पीछे होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो मैंने यहाँ लिखी। ठीक है, अरे ठीक है। अच्छा इसके अक्रॉस जो ये, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या ये है? अरे यही तो है, मतलब मैं इसको बोलूँ तो VC0 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी I0 इंटू XC, बाकी आप निकाल लीजिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, RMS वैल्यू में /√2 करोगे, ये भी आपका हो ही चुका है, और IRMS की वैल्यू कितनी लिखेगी, जो I निकली थी /√2 कर दो। समझ में आया? तो खत्म, एक क्वेश्चन में सारी चीजें खत्म। अब देखो इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, कुल मिला के इंपॉर्टेंट इसलिए था। एक क्वेश्चन और लिख लो जो होमवर्क के लिए रहेगा तुम लोगों का, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा। ये प्लीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो आगे चल के सारी चीजें आपसे बनेगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे चल के सारा चीज साथे लगेगा, फिर इसी करने का कोई मतलब नहीं बनेगा।
एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये आप लोग घर पे ट्राई करके आइएगा। देख लो, करंट दे रखा मैंने, इससे पहले मैं करंट दे रखा था क्या? ये समझ में आ रहा है? ई आर नोट का मतलब क्या है? इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू, या तुम ऐसे लिख लो भाई, अभी इतने देर से वी आर बोल रहा था, कहीं गधेरे कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए ठीक है, इतना निकाल के आइएगा। ठीक है चलो, उसके बाद सुनो, एलआर सर्किट आप लोग खुद से सोचिएगा क्या आएगा, जस्ट इसका उल्टा। अल्फा फेज आगे कौन हो जाएगा? वोल्टेज। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए ये सब सारी चीजें करके आइएगा। पिछला क्वेश्चन एक बार दोबारा से सॉल्व करके आना और इस क्वेश्चन को करके आना। अच्छा, इसका एक चीज और लिख लो, सुन लो, एक चीज और लिख लो, z इज इक्वल्स टू व्हाट? इसके लिए z की वैल्यू क्या हो, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे, लेकिन आज सुन लो, रात आज जाके रिवीजन कर लेना जो पिछला क्वेश्चन कराया है और जो भी सारी चीजें कराई है। अच्छा, एक ग्राफ बना के आना, तो तुम लोग एक ग्राफ बना के आना, और सुन लो, जेड वर्सेस, सुन लो, ओमेगा या एफ के बीच में। ठीक है, ये छूट गया था ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, मैथ की भी क्लास होगी।